हेलो दोस्तों, आज देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन देखते हैं भारत में किस तरह से फ्रांसीसिया आता है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि भारत में ये टोटल 4 कंपनियां भारत में आती है, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश और डेन। आज देखते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस का शासक होता है, राजा होता है लुई 14वां, जो कि भारत में यानी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ये कंपनी को बनाती है, जिसका नाम होता है कंपनी द इंड ओरिएंटल। ये जो कि सरकारी कंपनी होती है, इसको भेजता है भारत पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से। तो ये इसका जो पहला दल होता है वो आता है मेडागास्कर में। वही मेडागास्कर हमको पता है कि थे कि जिससे टूटकर भारत अलग हुआ था। ये रहा मेडागास्कर, इससे टूटकर अलग हुआ था भारत लाखों साल पहले। तो मेडागास्कर में सबसे पहले बार आता है व्यापार करने के उद्देश्य से। तो यहीं पे इसका पहला दल क्या होता है, फेल हो जाता है। तो इसका पहला दल फेल होता है। उसके बाद दूसरा दल आता है, फ्रांसीसियों का दूसरा दल होता है, जो कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। तो जिसका नेतृत्व कर रहा था, दूसरा दल का नेतृत्व कर रहा था फ्रैंको कैरो, जो कि फ्रैंको कैरो आता है और भारत में सूरत में ये अपनी पहली कोठी बनाता है। तो फ्रांसीसी के द्वारा पहली कोठी कहाँ बनाता है, सूरत में बनाता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, फ्रैंको कैरो कर रहा था इसका नेतृत्व। इसके बाद ये लोग सोचते हैं लोग दक्षिण भारत में व्यापार करना चाहिए हम लोग को। तो ये लोग गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं, उसे ये अधिकार पत्र प्राप्त करते हैं कि हमें यहाँ पर कोठी डालने दीजिए, व्यापार करने दीजिए। तो ये उनको अधिकार पत्र प्राप्त हो जाता है फ्रांसीसियों को। ये लोग मसूलीपट्टनम में अपना कोठी बनाते हैं और बना के वहाँ पे व्यापार करना शुरू कर देते हैं। इस सब के बाद इन लोगों का मन बढ़ने लगता है और यह आगे चल के सोचते हैं कि कुछ अलग किया जाए। तो ये एक ऐसा व्यक्ति को भेज देते हैं संथामी में, जो कि मद्रास के निकट पड़ता है संथामी, जिसका नाम था दी लाहे। दी नहीं लाहे नहीं, दी लाहे। दी लाहे होता है जो कि चला जाता है, जो कि विद्रोही व्यक्ति था। यह संथामी को छीन लेता है, वहाँ के लोगों से क्या होता है, संथामी छीन लेता है। यह बात गोलकुंडा के सुल्तान को पसंद नहीं आता है, बहुत बुरा लगता है गोलकुंडा के सुल्तान को। यह क्या करता है कि गोलकुंडा के सुल्तान अपनी सेना और डचों की सेना के साथ में, और जो कि डचों का समर्थन था पहले से अंग्रेजों का, तो ये लोग मिल जाते हैं और चल देते हैं फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करने। और फ्रांसीसियों को बुरी तरह से मारते हैं, पटक पटक के ये लोग मारते हैं और फ्रांसीसियों को वहाँ से भगा देते हैं। और भगाने के बाद ये लोग संथामी फिर अपना वापस ले लेते हैं। तो फ्रांसीसियों का तो संथामी गया और मसूलीपट्टनम, यहाँ पे भी इन लोगों को भगा दिया लोग। यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा था सबको व्यापार करना। तो ये लोग अपना एक मीटिंग बैठाया कि बताइए, हम लोग तो आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, क्या जरूरत थी संथामी को छीनने के लिए। बताइए, संथामी को नहीं छीनना चाहिए था, हम लोग को तो अपना व्यापार से मतलब होना चाहिए था। बताइए, हम लोग मसूलीपट्टनम में भी यहाँ पे व्यापार नहीं करने दे रहा है लोग। तो ये लोग को बहुत दिक्कत होने लगा। तो ये लोग 1673 ईस्वी में जाते हैं लोग। 1673 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करने के बाद वहाँ का अध्यक्ष बनाता है फ्रैंको मार्टिन को। फ्रैंको मार्टिन को जब अध्यक्ष बना देता है लोग, तो ये लोग आते हैं लोग एक मुस्लिम शासक जिसका नाम था शेर खान लोदी। शेर खान लोदी के पास जाते हैं लोग कि हमें कुछ ज़मीन दीजिए ताकि हम अपना व्यापार वगैरह करें। तो इन शेर खान लोदी इनको ज़मीन दे देते हैं, गांव दे देते हैं, दान में दे देते हैं गांव। ठीक है, तो उस गांव में एक अपना व्यापार शुरू करते हैं। वहाँ पे स्थापना धीरे धीरे वहाँ पे बसाने मतलब व्यापार करना शुरू कर देते हैं। और उसी को उसका नाम रखता है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी की स्थापना कौन करता है, तो वो फ्रांसीसी करता है और उसको दुर्गीकृत भी कराता है। पांडिचेरी को क्या करता है, दुर्गीकृत भी कराता है। अब ये सब जब हो रहा था तो उसके बाद ये लोग सोचे लो कि हम लोग से डच जो था, वो हम लोग जहाँ पहले व्यापार कर रहे थे वो सब तो डच लोग ये लोग छीन लिए, तो उनके साथ हम लोग संधि कर लेते हैं। तो ये लोग एक संधि करते हैं, रिजविक की संधि। कौन सी संधि, रिजविक की संधि करते हैं लोग फ्रांस और डचों के बीच में कि हमारा पुराना जो हम लोग जहाँ व्यापार कर रहे थे वो हमको दे दीजिए। हम कान पकड़ रहे हैं, एकदम कसम खा रहे हैं कि हम आगे से किसी का नहीं छीनेंगे, क्योंकि ये लोग छीना था लोग संथामी को। तो एकदम बोल रहे हैं कि एकदम पूरा कसम खा रहे हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी जगह को नहीं छीनेंगे। ठीक, तो यह रिजवी की संधि क्या होती है, सफल हो जाती है। रिजवी की संधि किसके बीच होती है, तो फ्रांसीसी के बीच और डचों के बीच होती है रिजवी की संधि। इसके बाद होता है चंद्रनगर की स्थापना, जो कि कोलकाता में पड़ता है यानी बंगाल में। तो चंद्रनगर को भी बसाता है कौन, फ्रांसीसी बसाता है। इसके बाद भारत के बाहर भी ये लोग बसाने की कोशिश करता है। जो भारत में मॉरिशस, माहे, कराईकल, ये सबको वहाँ पे व्यापार करता है। धीरे धीरे इन सब जगह को भी ये लोग बताते हैं लोग। ठीक, कुछ समय के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये क्या है, दूसरे कर्नाटक युद्ध क्या है, तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से।
यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है और इसमें फ्रांस और अंग्रेज ये लोग लड़ने लगते हैं। यूरोप में यहाँ पर लड़ने लगते हैं, ये लड़ाई शुरू हो जाता है भारत में भी, क्योंकि यहाँ पे पहले से अंग्रेज था और फ्रांस, यहाँ पे भी युद्ध शुरू हो जाता हो गया। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है। कब से कब तक? तो ये 1746 से 1748 तक। और यह युद्ध शुरू होने के बाद यह फिर संधि भी हो जाता है। एला सापला की संधि के तहत ये प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध हो जाता है 1749 से 1754 में। तो यह जब युद्ध शुरू होता है तो इसमें फ्रांसीसी गवर्नर होता है डुप्ले। इस दूसरा कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की क्या होती है? हार हो जाती है और इसको बुला लिया जाता है, इसके जगह पर गोडेहू को भेज दिया जाता है। तो डुप्ले की हार हो जाती है, लेकिन डुप्ले नहीं चाहता था कि यहाँ पे युद्ध हो। डुप्ले यहाँ पर नहीं चाहता था कि युद्ध हो भारत में, ये सोचता था कि मिला के रखें और व्यापार अच्छे से करें। ठीक है, तो इसको वापस बुला लिया जाता है और गोडेहू को यहाँ का फ्रांसी का अगला गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रांसीसी का कर्नाटक